हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और मैं आपके लिए पूरा पंचायती राज का सीरीज़ लेके आ रही हूं, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं हरिराम पटेल के बुक से 9th एडिशन को। और आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा कि कोई भी पर्सन पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा हो। तो इस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरा कंप्लीट करना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वो शेयर भी करे इस वीडियो को और साथ ही साथ में लाइक भी करे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, पंचायत का पदधारी होने के लिए निहरताएँ। और मैं इसमें आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊँगी, तो आप कॉपी पेन को लेके बैठिएगा, तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बताऊँगी उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पंचायतों का जो निहरताएँ है ना, मतलब डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। निहरताएँ जो है वो धारा 36 में दिया है। किस में दिया है? मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 36 में दिया है निहरताएँ। और जो निहरताएँ जो है ना, मतलब डिसक्वालिफिकेशन, तो अनुच्छेद 243F में दिया है। किस में दिया है? निहरताएँ 243F में दिया है और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 36 में दिया हुआ है, ठीक है। निहरताएँ ना, कैसे कोई व्यक्ति निहर होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा यदि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन नारकोटिक्स के उपयोग, उपभोग, विक्रय से संबंधित किसी विधि के अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त तत्सम किसी विधि के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से 5 वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामलों में अनुज्ञात करे पूरा ना हो चुका हो। मतलब कि अगर वो क्या करता है, अगर वो कोई मतलब दोष सिद्धि पाया जाता है या फिर वो ड्रग्स वगैरह लेता है, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह लेता है, नारकोटिक्स, वही ड्रग्स वगैरह लेता है ना, या फिर उसका वो भी करता है या ये ड्रग्स वगैरह को बेचता भी है, जो ऐसी नशीली दवाइयाँ जो कि सही नहीं है ना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और जो बैन है, तो वैसे चीज़ का करता है, तो वो भी क्या होगा, निहर होगा। और साथ ही साथ में किसी अपराध का दोष सिद्ध पाया गया होगा, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से, मतलब अगर कोई चीज़ का वो दोष किया है, मतलब उसमें उसने किया है, तो उस अगर कोई उन्होंने न्यायालय ने बोल दिया है कि वो दोष सिद्धि पाया गया है, तो उसके दोष सिद्धि कर दिया गया। मतलब देखो, यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि अगर दोष सिद्धि पाया गया और उसको कितने साल की सज़ा हुई, 3 साल की सज़ा हुई, है ना, 3 साल की सज़ा हुई, तो वो 3 साल की सज़ा को इंक्लूड करके 5 साल तक, मतलब 3 साल वो सज़ा काटेगा और फिर उसके बाद में 5 साल तक, 2 साल एक्स्ट्रा, उसके बाद में फिर वो चुनाव लड़ सकेगा। लेकिन क्या ये नेसेसरी है क्या कि 3 साल का ही सज़ा हो? ऐसा भी हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो, या फिर 5 साल का भी सज़ा हो। तो वो 5 साल निकलने के बाद में, मतलब सज़ा काटने के बाद में, फिर वो चुनाव लड़ सकता है। तो वहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है, किसी अन्य अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है, कोई अन्य अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है जो कि, और कम से कम 6 माह का कारावास से दंडादित किया गया है, दंडादिष्ट किया गया है, ठीक है। मतलब मिनिमम 6 महीने का कारावास अगर किया गया है, इसका मतलब प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होगी, है ना, प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होगी। तो 6 महीने का अगर वो कारावास से दंडित किया गया है ना, तो उसके छोड़े जाने से, मतलब सपोज उस 6 महीने का कारावास अगर मिनिमम उसका हुआ है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, सपोज 6 महीने का कारावास हुआ, अब वो 5 वर्ष की कालावधि तक वो नहीं कर पाएगा। उस समय ऊपर में क्या बोला था, ऊपर में ये बोला था कि जो भी किया उसके 5 वर्ष की कालावधि तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता दोष सिद्धि के समय से। लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि उसके छोड़े जाने से 5 वर्ष की कालावधि तक। इसका मतलब कि अगर उसको छोड़ दिया गया, और उसको छोड़ दिया गया 6 महीने में, है ना, और 6 महीने में छोड़ दिया गया, तो 5 वर्ष तक वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 5 साल 6 महीने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकेगा, है ना। या फिर उसको अगर सपोज उसको किया गया 2 साल का उसको सज़ा दिया गया था, अब 2 साल प्लस 5 साल, मतलब अब वो 7 साल के बाद चुनाव लड़ पाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये बोलना चाहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वह पागल विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय ऐसा घोषित कर देता है, मतलब पागल या विकृत चित्त है, तो कौन घोषित करेगा? तो सक्षम न्यायालय घोषित करेगा। कौन करेगा? सक्षम न्यायालय घोषित करेगा।
कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि इसका दिमाग ठीक नहीं है ना, दिवालिया है या फिर नहीं उसका दिमाग ठीक नहीं है या पागल है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सक्षम न्यायालय ही घोषित करेगा। ठीक है, जो दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने, यहाँ पे दिवालिया बोला है, दिवालिया का मतलब ये होता है कि जिसके पैसा बैंक करप्ट हो गया है ना, तो न्याय निर्णित किए जाने वाले आवेदक है या जो अनुन्मोचित दिवालिया है। ठीक है, मतलब खुद को बोल दिया है कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ करके, है ना, या फिर बैंक करप्ट हो गया है, तो फिर वो भी नहीं चुनाव लड़ पाएगा। पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, मतलब कि वो कोई लाभ के पद में हो, है ना, परंतु किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन रूप में नियुक्त किए जाने के कारण इस खंड के अधीन निहित हुआ नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कोई पद धारण करता है तो वो भी क्या होगा, नहीं चुनाव लड़ पाएगा। ठीक है, उसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर हो, तो अगर ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हो तब भी वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। संविधा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई अंश हो, मतलब कि वो संविधा में अगर हो, है ना, पंचायत के साथ में कोई संविधा में जॉब में हो तब भी से नहीं। विभिन्न शासकीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के चलते पद से निकाला गया हो, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में था और उसके अंदर भ्रष्टाचार उसने किया तो उस पद से उसको निकाल दिया गया हो, तब भी वो कुछ चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, पदधारी नहीं हो सकता। पंचायत की ओर से वैधानिक विधि व्यवसायी नियोजित किया गया हो। ठीक है, मतलब पंचायत की ओर से ना उसको वेतन मिलता हो, है ना, तो भी नहीं हो पाएगा वो। किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है, उसमें कोई भी हित या अंश हो। समाचार पत्रों में पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है तो उसमें कोई भी हित या अंश होना तब भी नहीं लड़ पाएगा। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, है ना, मतलब यहाँ का है और विदेशी नागरिकता अगर वो ग्रहण कर लिया है, या फिर विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा बताता है, मतलब विदेशी राष्ट्र के प्रति बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया और उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, वो खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, अंदर अपने मन के अंदर नहीं, खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, तब भी वो नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद में नाम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती 5 वर्ष की काल अवधि में अयोग्य घोषित किया गया, मतलब नाम निर्देशित किया गया तो उसे 5 वर्ष की काल अवधि में ना अगर वो अयोग्य घोषित किया गया है तथा जब तक इस प्रकार अयोग्यता की अवधि कम या समाप्त न कर दी गई हो तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता, कि वो अयोग्य है ना, तब तक से समाप्त नहीं कर दिया गया तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून में अयोग्य घोषित किया गया हो, मतलब विधानमंडल मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, गवर्नमेंट, उसमें विधानसभा, विधान परिषद, वो अगर कुछ बनाए हैं तो उसमें वो अयोग्य घोषित किया गया है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निर्हित नहीं होगा कि वो 25 वर्ष से कम आयु का है। 25 साल से कम आयु का है तो वो नहीं, वो होगा 21 साल तो होना ही चाहिए, मतलब 21 साल से छोटा है तो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अगर 21 साल से ऊपर है तो वो चुनाव लड़ पाएगा। यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है ना, तो पूर्ण कर ली है तो वो चुनाव लड़ पाएगा। जिसके निवास स्थल या परिसर में निर्वाचित होने के 1 वर्ष के बाद भी जल वही शौचालय ना हो, मतलब उसके अगर वो इलेक्ट हो गया, ठीक है, इलेक्शन जीत गया वो, लेकिन 1 साल के बाद भी अगर उसके घर में शौचालय ना हो, बाहर लोटा लेके जाता हो, तब भी वो क्या होगा, निर्हित हो जाएगा, मतलब कि वो उस पोस्ट के लायक नहीं रहेगा। पंचायत का कोई बकाया राशि जो मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा ना किया हो, मतलब पंचायत अगर कोई पैसा मांगा है, किसी का पैसा लिया हुआ है और 30 दिन बोल दिया गया है लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है ना, तब भी से वो निर्हित हो जाएगा। किसी पंचायत भवन या सहकारी भूमि पर अतिक्रमण अगर वो कर लिया हो, है ना, अतिक्रमण कर लिया, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तब भी नहीं हो पाएगा। 21 से 30 वर्ष के बीच हो, है ना, देखो जिसका एज कम है मतलब जिसका एज 21 से 30 साल के बीच में है उसको साक्षर होना का मतलब क्या होता है, साक्षर होना का मतलब ये होता है कि अपना नाम लिख सके, है ना, नाम लिख सके तो उसको साक्षर बोलते हैं। किंतु अगर 30 वर्ष से अधिक आयु का है, 30 वर्ष से अधिक आयु का हो और साक्षर ना हो, 30 साल से ऊपर का हो और साक्षर नहीं है, नाम लिखना नहीं आता, सिर्फ अंगूठा लगाता है, तब भी वो पात्र है। ठीक है, तब भी वो चुनाव लड़ सकता है। 30 साल से ऊपर की आयु का है और उसको साइन करने नहीं आता, अपना नाम लिखना नहीं आता, वो सिर्फ अंगूठा लगाता है, तब भी वो पात्र होगा। लेकिन अगर 30 साल के अंदर है, 21 से 30 साल के अंदर है, उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए।
आयु 21 वर्ष से कम ना हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है, न्यायालय ने उसको अपराधी बोल दिया है और उसकी सज़ा 6 महीने से अधिक है ना, अपराधी कर दिया है और उसकी सज़ा 6 महीने से अधिक है, तो उस व्यक्ति द्वारा सज़ा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ठीक है, ये पहले ही बता चुका है मैंने, बस समझा दिया इसको। अब देखो, निर्वाचन के पश्चात अपात्रता बोला है यहाँ पे, तो मतलब इलेक्शन के बाद अब कौन कौन व्यक्ति अपात्र होगा। तो यदि कोई व्यक्ति पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचित हो जाने पर ऊपर वर्णित किसी निहरताएँ के अधीन होता है, मतलब अगर इलेक्शन लड़ लिया है ना, और उसके बाद में फिर ऊपर जो वाली योग्यता है उसके ऊपर जो वर्णित है उसके निहरता के अधीन होता है, तब वो हो जाएगा, है ना। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजन स्वीकार करता है, मतलब कि वो बिजनेस अपना कर रहा है, विधि व्यवसाय कर रहा है ना, विरुद्ध कर रहा है पंचायत के विरुद्ध, तब हो जाएगा। पंचायत की इजाज़त के बिना उसकी सहमति से लगातार 3 सम्मेलनों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर वो बताता नहीं है, एप्लीकेशन नहीं देता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे क्या चीज़ का दिक्कत है, या फिर मैं बीमार हूँ, मैं तबीयत ख़राब हूँ, मैं बाहर गया हूँ, कुछ नहीं बताता है और अनुपस्थित रहता है, तब भी वो निहर हो जाएगा 3 सम्मेलनों में। लेकिन लगातार 3 सम्मेलनों में, अगर वो एक सम्मेलन में आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आया, फिर उसके बाद चौथे में नहीं आया, फिर 5वें में आया, तो वो निहर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 6 महीनों के बीच हुए 6 महीने के बीच हुए सम्मेलनों में आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता, तो पंचायत पदधारी नहीं रह जाता और उसका पद रिक्त हो जाता है। तो 6 से 6 महीने में 10 सम्मेलन हुआ, सपोज 10 सम्मेलन हुआ, अब उसमें वो 5 में नहीं आया, ठीक है, और 5 में आया, ठीक है, तो वो क्या होगा, पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन सपोज़ वो 6 में आया और 5 में नहीं आया, तो उसका पद रिक्त नहीं होगा, क्योंकि आधे से अधिक बोला है। ठीक है, और गैप में छोड़ के भी आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ में उसको कोई अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि आखिर रीज़न क्या है जिस कारण से वो नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट आगे है विनिश्चित करने वाले सक्षम अधिकारी, मतलब कौन बोलेगा कि वो निहर है, डिस्क्वालीफाई है, कौन बोलेगा, तो अधिकारी होंगे, सक्षम अधिकारी हर एरिया में। तो ग्राम पंचायत के मामले में ना कलेक्टर बोलेगा कि इसको निर्हित किया जाता है, जनपद पंचायत के मामले में भी बोलेगा कलेक्टर कि इसको निर्हित किया जाता है, और जिला पंचायत के मामले में क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको संचालक पंचायत बोलेगा कि ये डिस्क्वालीफाई है। कौन बोलेगा, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत बोलेगा, ग्राम पंचायत के मामले में कलेक्टर बोलेगा, जनपद के मामले में कलेक्टर बोलेगा, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत बोलेगा। ठीक है, अब देखो अपील, अगर अच्छा इन्होंने बोल दिया कि ये निर्भर है, लेकिन ये अपील किसको करेंगे, यहाँ पे लिया दिखा नहीं है, यहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत है कि अपील किसको करेंगे, अपील। ठीक है, अपील किसको करेंगे, तो ये ना अपील ना ग्राम पंचायत के मामले में ना किसको अपील करेंगे, संचालक पंचायत को करेंगे 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर, संचालक पंचायत को करेंगे 30 दिन के भीतर। उसके बाद में जनपद पंचायत के मामले में ना ये भी संचालक पंचायत को अपील करेंगे 30 दिन के भीतर, और जिला पंचायत के मामले में ना राजस्व मंडल को करेंगे 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर अपील करेंगे कि हमको निहर ठहराया जा रहा है, ये रीज़न है, बल्कि हमारा ये दिक्कत था, वो दिक्कत था, तो ये ऐसे करके अपील कर पाएंगे, है ना। ग्राम पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को 30 दिन के भीतर, जनपद पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को 30 दिन के भीतर, और जिला पंचायत के मामले में राजस्व मंडल को करेंगे अभी। ओके, चलिए, अब उसके बाद में ना अगर 30 दिन में ना पंचायत जवाब नहीं दे रही है, मतलब अगर देखो सपोज अगर वो ना एप्लीकेशन देता है ना, एप्लीकेशन देता है और 30 दिन में ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ना वो एप्लीकेशन देता है और पंचायत उसको नहीं जवाब दे रही है कि क्या है, हमने एक्सेप्ट किया है, हमने नहीं एक्सेप्ट किया, तो ये माना जाएगा कि एप्लीकेशन उसका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन उसका एक्सेप्ट हो चुका है अगर 30 दिन में अगर पंचायत जवाब नहीं देती उसके एप्लीकेशन का। तो कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उप सरपंच बन सकता है जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, है ना। सरपंच या पंच बन सकता है अगर वो पंच के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, है ना, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो तो वो सरपंच या उप सरपंच बन सकता है। किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति नहीं हो तब भी वो सरपंच या उप सरपंच बन सकता है
है ना। और सरकारी नौकरी में नहीं हो, कोई सरकारी नौकरी मतलब लाभ के पद पर नहीं हो, तब भी वो क्या बन सकता है, सरपंच या उप सरपंच बन सकता है। और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किंतु मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, मतलब 21 साल पूरा कर चुका हो तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। पूर्व में पंच पद हेतु 5वीं पास, पहले ना क्या दिया हुआ था कि पंच पद में अगर वो लड़ रहा है इलेक्शन तो उसको 5वीं पास होना चाहिए। और सरपंच के लिए और पंच से ऊपर के पदधारी, मतलब पंच से ऊपर का अगर कोई पदधारी है तो उसको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए था। किंतु पंचायती राज कानून संशोधन 2019 के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर सक्षम का साक्षर का प्रावधान किया गया। साक्षर मतलब अपना नाम लिखने आना चाहिए उसको। ठीक है, सिर्फ साक्षर होना चाहिए, नाम लिखना आना चाहिए, तब वो बन सकता है ना। पहले ऐसा था कि वो 5वीं पास हो पंच के लिए, और बाकी उससे ऊपर वाले जो जितनी पोस्ट हैं सरपंच वरपंच जनपद वनपद सबके लिए 8वीं पास हो, ऐसा बोला था। लेकिन अभी ऐसा है कि सिर्फ वो साक्षर हो, मतलब कि अपना नाम लिख सके, तब भी चल जाएगा। उसके बाद में पंचायत में भू संपत्ति की अनिवार्यता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पंचायत में भू संपत्ति हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर भू संपत्ति नहीं है तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य सरपंच उप सरपंच के पद के लिए पात्र होगा। मतलब देखो, सहकारी सोसाइटी का सदस्य पात्र होता है, लेकिन सहकारी सोसाइटी का सभापति उप सभापति पात्र नहीं होता है। तो ये चीज़ कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और अभी हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन उसमें भी ऐसे ही कुछ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बोला है। ठीक है, अयोग्यता के मामले में यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सहकारी सेवा में है या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ना, तो क्या अयोग्यता के लिए ये संबंध में सही है? ऐसा यहाँ पे पूछा है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है तो क्या अयोग्यता के संबंध में सही है? ये सही है। और फ्लश शौचालय अगर नहीं होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है तब भी वो मतलब निहरे होगा, मतलब कि वो क्वालिफाई नहीं होगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा अतिक्रमण किया है तो। और चौथा दिया है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दिवालिया घोषित हो गया है तब दिक्कत है। तो ऋण लिया है तो ये इससे का कोई संबंध नहीं है। और यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह कर लिया है, मतलब दूसरे कास्ट में विवाह कर लिया है, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। वो किसी भी कास्ट से विवाह करे या फिर किसी धर्म से करे, कोई दूसरे धर्म से करे। अंतरधर्मी बोला है, मुस्लिम से कर लिए सपोज़, या फिर हिंदू से कर लिए, मुस्लिम है तो तब भी डिसक्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तो ये भी गलत है। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है हो? ठीक है, सरपंच बनने के लिए तो ये तो एकदम सही है, पंच होने की पात्रता रखता है तो वो सरपंच बन सकता है। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ठीक है, तो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, कौन सा गलत बोला है? तो ये भी सही है। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सही है। ऐसे आवेदक की इस पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये तो गलत है, ये गलत है। भू संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर भू संपत्ति है तब भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? तो आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, तो ये सही है। ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, तो ये गलत है। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा कि भू संपत्ति से उसका पंच, सरपंच, उप सरपंच बनने के लिए किसी भी चीज़ में कोई मायने नहीं रखता, वो बन सकता है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो सदस्य नहीं रहेगा।
ठीक है, वो सदस्य नहीं रहेगा अगर वो दूसरे जनपद में रहना चालू कर दे तो वो सदस्य नहीं रहेगा। बस हो गया। यहाँ पे इसका चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव सहित मैंने पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दिया है और मैं पूरे सीरीज़ को लाने वाली हूँ और व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम जा रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको शेयर कीजिए, है ना, और क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, तो अगर आप हमको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय।